गुड मॉर्निंग। आज के हम इस क्लास में प्रकाशीय तंतु की बात करेंगे। हम प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। कोचिंग के ऑफिस में हम प्रतिदिन 8 से 10 बैठ रहे हैं और जो है कोचिंग खुलने से रिलेटेड आपको लोगों को मैसेज जो है हम 2 तारीख को शाम को या 3 जुलाई को शाम को करेंगे कि हाँ कोचिंग कब से हम लोग खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मिल सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में तो कुछ दिन प्रॉब्लम होगी, उसके बाद जो है शुरू हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर का कोचिंग भी जो है मैंने सूचना दिया जाएगा, जिसके अनुसार ऐसे फर्स्ट ईयर में जैसे ही सेकेंड ईयर का पढ़ाई स्टार्ट होगा तो फर्स्ट ईयर का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा तुरंत ही। क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो बैच होगा सुबह को जल्दी फुल हो जाएगा, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेकेंड ईयर का जब 2-3 दिन कोचिंग चल जाएगा तो फर्स्ट ईयर का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही लगभग 50-60 एडमिशन हो जाएगा तो फर्स्ट ईयर का बैच भी खुल जाएगा। कुल मिलाकर के 2 तारीख के शाम को या 3 तारीख के शाम को जो है हम आप लोगों को मैसेज करेंगे या वीडियो में भी बता देंगे, तो आप लोग आकर के पढ़ सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। और बाकी आराम में कोचिंग भी जो है खुले, सरकार का आदेश भी आ चुका है 6 जुलाई के बाद उम्मीद है कि कॉलेज, इसे तो दे दिए हैं, विजय कुमार चौधरी बोल भी दिए हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी 6 जुलाई से खुल जाएगा। उम्मीद है कि 6 जुलाई से कोचिंग भी आपका खुल जाए। तो खैर कोई भी बार बार आप लोग एक अलग अलग मैसेज ना करें। बहुत सारे लोग वीडियो देखते ही नहीं है, ना ही मैसेज पढ़ते हैं, वो अपने हिसाब से ही चलते हैं। ऐसे हम ऑफिस में प्रतिदिन भी बैठ रहे हैं, ऑफिस में भी आकर के सुबह 8 से 10 मिल सकते हैं, जो भी समस्या होगा आप बता सकते हैं। तो अभी हम पिछला क्लास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण पढ़ रहे थे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है, जिसमें हमने हीरा का चमकना, प्रिज्म का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, ये सब बताए थे। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ही हम लोगों को एक टॉपिक है प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। इसका मैं ये ऐसा नाम है, इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही फेमस है। ऑप्टिकल फाइबर हिंदी में भी लिखा जाता है और अंग्रेजी में भी लिखा जाता है। जितना प्रकाशीय तंतु फेमस नहीं है, उससे कहीं ज्यादा फेमस है ऑप्टिकल फाइबर। तो प्रकाशीय तंतु क्या है, एग्जाम में आपको जनरली पूछता है। तो प्रकाशीय तंतु एक यंत्र कहिए, एक माध्यम कहिए, एक माध्यम है जिसकी मदद से प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह प्रकाशीय ऊर्जा के बहुत कम हानि पर भेजा जाता है। प्रकाशीय तंतु एक नली है, एक पाइप है, जिसकी मदद से प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाशीय ऊर्जा के बहुत कम हानि के साथ भेजा जाता है। कुल मिलाकर के यदि टॉर्च आप नॉर्मली ऐसे जलाइएगा और टॉर्च का प्रकाश यदि 20 फीट जाता है और यदि प्रकाशीय तंतु से आप उसी टॉर्च के प्रकाश को भेजते हैं तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक भेज सकते हैं। सोच लीजिए कि प्रकाशीय तंतु किस तरह से काम करता है। प्रकाशीय तंतु से प्रकाश को बिना ऊर्जा की हानि के या बहुत कम हानि के साथ, बिना हानि तो नहीं कर सकते लेकिन लिखा जाता है बिना हानि के, तो बहुत कम हानि के साथ बहुत दूर तक भेजा जाता है। यानी प्रकाशीय तंतु क्या है, तो प्रकाशीय तंतु वह साधन है जिसकी मदद से प्रकाशीय ऊर्जा के बहुत कम हानि पर प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। प्रकाशीय तंतु वह साधन है जिसकी मदद से प्रकाशीय ऊर्जा को बहुत कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय तंतु कांच, क्वार्ट्ज या सिलिका का बना होता है। एग्जाम में लगभग 2 या 3 बार पूछ दिया है कि प्रकाशीय तंतु किस चीज का बना होता है। तो प्रकाशीय तंतु क्वार्ट्ज का भी बनता है, कांच का भी बनता है, सिलिका का भी बनता है। तो प्रकाशीय तंतु क्वार्ट्ज, कांच या सिलिका का बना होता है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है,
तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और प्रकाशीय तंतु है क्या? तो प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाला साधन है, भेजने वाला एक माध्यम है, जिसकी मदद से प्रकाशीय ऊर्जा की बहुत कम हानि पर प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। यानी प्रकाश को प्रकाशीय ऊर्जा की बहुत कम हानि पर जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसी साधन को, उसी माध्यम को हम प्रकाशीय तंतु कहते हैं। प्रकाशीय तंतु से प्रकाश को हम बहुत दूर तक भेज सकते हैं। यह क्वार्ट्ज, कांच या सिलिका का बना होता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद हम प्रकाशीय तंतु का थोड़ा सा फिगर देख ले। कोई बड़ी बात नहीं है। प्रकाशीय तंतु एक नली है, जैसे ये आपका नली है, तो प्रकाशीय तंतु ये आपका नली है, और इसमें जब ये प्रकाश एंट्री करता है तो ये उस पर नहीं जाता, ये अपने ही माध्यम में लौट आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। फिर इस पर नहीं जाता है, ये अपने ही माध्यम में लौट आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। यहां से भी उस पर नहीं जाता, ये इधर आ जाता है। यही की सब सतह पे होता है, और ये प्रकाश दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है। यही आपका प्रकाशीय तंतु है। इसके हर एक सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई है। इसके हर एक सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई है। हर एक सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। इसके बाद एग्जाम में पूछता है कि प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग क्या है। प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग पहले तो समझिए कि चिकित्सीय जांच में होता है। चिकित्सीय जांच में, चिकित्सा में होता है। प्रकाशीय तंतु का उपयोग चिकित्सीय जांच में होता है, चिकित्सा में होता है, मेडिकल साइंस में होता है। इसके बाद सजावट में होता है। सजावट में किया जाता है। आप देखे होंगे मेला में मिलता है झाड़ू जैसा टेबल पर रखने वाला, जिसमें बल्ब नीचे जलता है, ऊपर में झिलमिल लाइट करता है, झाड़ू जैसा, उसमें रेशा जैसा निकला रहता है। तो सजावट में भी, घरेलू सजावट में किया जाता है। इसके अलावा आजकल बड़ा ही फेमस काम कर रहा है, ऑप्टिकल टेलीफोन में किया जा रहा है। जैसे आजकल जियो फाइबर का कनेक्शन हो रहा है घर में, घर गए हर जगह, तो जियो फाइबर में जो लोग वायर इस्तेमाल कर रहा है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर ही हो रहा है। जियो फाइबर का जो कनेक्शन कर रहा है लोग आजकल सब जगह, उसमें जो तार का इस्तेमाल हो रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर है। साथ ही साथ आप जो है ये केबल जो आजकल चल रहा है, अब तो आरा में केबल कम हो गया, लेकिन जो केबल वाला जो कनेक्शन दे रहा है लोग ना, वो भी ऑप्टिकल फाइबर का ही कनेक्शन दे रहा है। ऑप्टिकल फाइबर का ही कनेक्शन हो रहा है। तो ये ऑप्टिकल टेलीफोन में भी ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल सजावट में, चिकित्सा में और ऑप्टिकल टेलीफोन में किया जाता है। एग्जाम में जब भी पूछेगा तो पूछेगा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, बता दीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस चीज का बना होता है, बता दीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, और ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहां कहां होता है। ये रहा हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी तक जितना भी लाइट में पढ़ाए हैं, किरण प्रकाशिकी में जो भी पढ़ाए हैं, उसमें मात्र अभी तक एक ही टॉपिक पढ़ाए हैं इंपॉर्टेंट और 12 के लिए, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण। बाकी जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं वो नहीं भी आपको याद रहेगा, चलेगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है 5 नंबर में, अवतल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश के अपवर्तन सूत्र प्राप्त करें, या μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r सिद्ध करें। ये के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अवतल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करें, या कहें कि μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r सिद्ध करें। ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए पहले हम इसका फिगर देखते हैं। इसका फिगर बड़ा टफ है, थोड़ा सा समझना है, आसान नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले हम ये अक्ष बना लिए, अक्ष है, ये आपका अपवर्तक सतह है, ये एक अवतल गोलीय अपवर्तक सतह है। सिंपल सी बात समझिएगा, अपवर्तक सतह का मतलब एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा सतह जो दो माध्यमों को अलग करता है, एक ऐसा सतह जो दो माध्यमों को अलग करता है। तो ये अपवर्तक सतह है, तो ये भी दो माध्यमों को अलग करेगा। तो ये आपका μ1 हो गया और ये आपका μ2 हो गया। दो माध्यम है जिनके अपवर्तनांक एक का μ1 है और एक का μ2 है। μ2 बड़ा है μ1 से, यानी ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। फिर से एक बार, अपवर्तक सतह का मतलब दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह। अपवर्तक सतह मतलब दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह। ये दो माध्यमों को अलग कर रहा है। इसका अपवर्तनांक μ2 है, इसका अपवर्तनांक μ1 है। μ2 ज्यादा है μ1 से, μ2 ज्यादा है μ1 से, इसीलिए ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। इसका प्रकाशीय केंद्र O है। यहां पर कोई बिंदु P है जहां पर प्रकाश स्रोत रखा गया है। बिंदु P पर प्रकाश स्रोत रखा गया है। प्रकाश स्रोत से किरण निकला और ये एक किरण निकला जो सीधा चला गया, पार कर गया। दूसरा किरण सतह पर पहुंचा। प्रकाशीय स्रोत से एक किरण निकला जो सीधा चला गया, दूसरा किरण सतह पर पहुंचा। ये वक्रता केंद्र है और ये अभिलंब है। ये वक्रता केंद्र है और ये अभिलंब है। अब समझिएगा, इसका नेचुरल रास्ता ये है, इसका रियल रास्ता ये है। लेकिन आप जानते होंगे कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। एक एक पॉइंट समझिएगा, तब जाकर के क्लियर होगा, नहीं तो रटिएगा कभी नहीं क्लियर हो पाएगा। फिर से एक बार, अपवर्तक सतह मतलब दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह। अपवर्तक सतह मतलब दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह। तो ये दो माध्यमों को अलग कर रहा है। एक का अपवर्तनांक μ1 है, दूसरे का अपवर्तनांक μ2 है। μ2 ज्यादा है μ1 से, यानी μ2 सघन माध्यम, μ1 विरल माध्यम। यहां पर कोई बिंदु P है जहां पर प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत से किरण निकला जो बिंदु M पर पहुंचा। तो ये वक्रता केंद्र है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। ये टोटल आपका आपतन कोण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को टोटल को हम आपतन कोण कहेंगे I। इसके बाद ये इसका रियल रास्ता है। लेकिन आप जानते होंगे कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये इधर से न जाकर के थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ गया, उधर झुक गया। इसको हम जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहां पर आकर के कटता हुआ प्रतीत होता है P डैश पर। सब लोग फिगर बनाते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास स्केल नहीं है अभी। ये जो आप ब्लैक वाला इंक का पेन देख रहे हैं ना, वो यही सीधा है, इसीलिए हम कलर चेंज कर दिए हैं। ये ब्लैक वाला में है, सीधा है। थोड़ा सा ये मुड़ गया तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहां पर आके कटा। ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण R है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण R है। तो ये R है तो ये भी आपका शीर्षाभिमुख कोण से R होगा। ये जब R है तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण से R होगा।
अपवर्तित का अभिलंब के बीच का कोण आर हो गया। ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ और ये गामा। ऐसे ही हम मान लिए कि अल्फा बीटा और गामा, ऐसा कोई बात नहीं है, चाहे इसको बीटा मान लेते हैं, ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कोई भी कोण कोण तो कुछ भी मान सकते हैं। इस कोण को हमने अल्फा मान लिया, इस कोण को बीटा और इस कोण को गामा। अब देखिए यहां पर प्रकाश स्रोत है, वस्तु है, तो ये वस्तु दूरी u हो गया। यहां प्रतिबिंब बना है p डैश पर, तो प्रतिबिंब दूरी v हो गया। ये वक्रता त्रिज्या है r। यहां से हमने अभिलंब डाल दिया, एक लंब डाल दिया h। ये आपका फिगर कंप्लीट रूप से तैयार हो गया। इस फिगर को एक बार ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो पुश करके भी आप उतार सकते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा एक बार ऐसा भी कर लीजिए, थोड़ा सा इसी को गामा कर लेते हैं और इसको हम बीटा ही रखते हैं। चलिए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ये μ2 है, ये μ1 है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। ये टोटल आपका आपतन कोण I है, ये अपवर्तन कोण R है। P आपका प्रकाश स्रोत जहां है वो है P डैश, प्रतिबिंब जहां बन रहा है वो है, C हमारा वक्रता केंद्र है, R वक्रता त्रिज्या है, U वस्तु दूरी है, V प्रतिबिंब दूरी है, वो प्रकाशीय केंद्र है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से μ2 बाई μ1 बराबर साइन I बाई साइन R। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, μ2 साइन R बराबर μ1 साइन I। चूंकि I एवं R का मान बहुत छोटा है, I एवं R का मान बहुत छोटा है। आप भी जानते होंगे, हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं कि यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो तो साइन थीटा टेंस टू थीटा, कॉस थीटा टेंस टू थीटा, साइन थीटा टेंस टू टेन थीटा होता है। ये 3 केस होता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं साइन R टेंस टू R, साइन I टेंस टू I। साइन R की जगह पर R हो जाएगा और I की जगह पर, और साइन I की जगह पर केवल I हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। μ2 साइन R की जगह पर केवल R, साइन I की जगह पर केवल I। ये आपका समीकरण 1 हुआ। एक स्टेज हमने पार कर लिया। अब थोड़ा सा हम बहिष कोण की चर्चा करने वाले हैं। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अब नहीं जानते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको। थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बहिष कोण त्रिभुज देखिए MCP में, MCP में त्रिभुज का चित्र कुछ ऐसा है। MCP यही आपका चित्र है, जिसमें यहां अल्फा है, ये टोटल I है, यहां आपका बीटा है। तो हम उस चित्र के अनुसार लिख सकते हैं कि बीटा बराबर I प्लस अल्फा। तो I बराबर बीटा माइनस अल्फा। ये कहां से हुआ? बहिष कोण से। बीटा बराबर I प्लस अल्फा कहां से आप जानते होंगे कि किसी त्रिभुज में बहिष कोण दूर के अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ये वाला जो बहिष कोण है दूर के दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है।
इसी तरह से त्रिभुज एम सी पी डैश में, एम सी पी डैश में, तो ये वाला आर है, ये बीटा है और ये गामा है। एम सी पी डैश में ये बीटा, ये आर और ये गामा, तो बीटा बराबर आर प्लस गामा हो जाएगा। बीटा बराबर आर प्लस गामा, इसीलिए आर बराबर बीटा माइनस गामा। बीटा बराबर आई प्लस अल्फा, तो आई बराबर बीटा माइनस अल्फा। बीटा बराबर आर प्लस गामा, आर बराबर बीटा माइनस गामा। आई और आर का मान निकल गया, तो आई और आर का मान हम समीकरण 1 में रखने वाले हैं। आई और आर का मान समीकरण 1 में रखने वाले हैं। यहां तक आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके उतार सकते हैं। कोई भी आप लोग यदि चाहें तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके उतार सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। आई और आर का मान हम समीकरण 1 में रखने वाले हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से म्यू टू आर के जगह पर बीटा माइनस गामा, म्यू वन आई के जगह पर बीटा माइनस अल्फा, गुना करा दीजिए। म्यू टू बीटा माइनस म्यू टू गामा, म्यू वन बीटा माइनस म्यू वन अल्फा। बीटा वाले को एक जगह लाइए, तो म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन बीटा, माइनस म्यू टू गामा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, म्यू टू गामा माइनस म्यू वन अल्फा। बीटा कॉमन ले लीजिए, तो म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू गामा माइनस म्यू वन अल्फा। ये आपका समीकरण दूसरा हुआ। ये सेकेंड स्टेज हमने पार कर लिया। आई और आर का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो यहां आया हमारा। आसान नहीं होगा बहादुर टॉपिक, एग्जाम में जब भी पूछता है 5 नंबर में पूछता है, और ये बहुत बार पूछा भी गया है। अब देखिए, मुख्य अक्ष से किरण एमपी, एमपी डैश और एमसी क्रमशः अल्फा, गामा और बीटा कोण बनाती हैं। चूंकि यह कोण का मान बहुत छोटा है, इसलिए इनका मान इनके साइन या टैन के बराबर लिया जा सकता है। इनका मान इनके साइन या टैन के बराबर लिया जा सकता है। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज एम ओ पी, त्रिभुज एम ओ पी डैश एवं त्रिभुज एम ओ सी में, त्रिभुज एम ओ पी डैश और एम ओ सी में tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, यानी ओ एम बटा ओपी। tan अल्फा बराबर ओ एम बटा ओपी। ओ एम का मान h और ओपी का मान माइनस यू। चूंकि थीटा का मान बहुत छोटा है, इसीलिए हम अल्फा बराबर माइनस एच बटा यू ले सकते हैं। कहां से? तो साइन थीटा टेंस टू tan थीटा या tan थीटा टेंस टू थीटा, साइन थीटा टेंस टू थीटा। इस फॉर्मूला के आधार पर अल्फा इक्वल टू माइनस एच बाई यू हम ले सकते हैं। इसी प्रकार tan बीटा बराबर लंब बटा आधार, तो h बटा में r। बीटा बराबर h बटा में r, लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस। गामा बराबर लंब बटा आधार, तो h बटा में भी। जैसे ये वाला किए हैं उसी तरह से ये भी होगा, उसी तरह से ये भी होगा, उसी तरह से ये भी होगा। तो अल्फा बीटा और गामा का मान निकल गया, और इस अल्फा बीटा और गामा का मान हम समीकरण 2 में रखने वाले हैं। तो एक बार देख लीजिए और वीडियो को पुश करके या स्क्रीनशॉट ले करके उतार लीजिए। अब हम अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 2 में रखने वाले हैं। तो देखिए, बीटा का मान रखेंगे माइनस एच बाई आर,
μ2 माइनस μ1 बराबर μ2, गामा का मान रखेंगे माइनस h/v माइनस μ1 और अल्फा का मान रखेंगे माइनस h/u। सब में माइनस h है, कॉमन लेके कटा दीजिए। माइनस h μ2 माइनस μ1 बाई आर, माइनस h कॉमन ले लीजिए, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u। माइनस h से माइनस h कटेगा, फाइनली μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये आपका समीकरण 3 हुआ। समीकरण 3, अवतल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र है। यह आपका अवतल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र है। कोई बड़ी बात नहीं है बहादुर, आप नॉर्मली समझिए। सबसे पहले आपको फिगर समझना है। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार करके आप फिगर समझ लीजिएगा। ऐसे हो सकेगा तो हम इसका वीडियो आपको पिछला साल वाला भी भेज देंगे, क्योंकि पिछला साल में फिगर थोड़ा सा स्केल से बनाए थे तो ज्यादा साफ सुथरा दिखेगा उसमें। इसके बाद आप लोगों को समझना है कि सबसे पहले स्नेल का नियम लगा देंगे। स्नेल का स्टेप समझिएगा। स्नेल का नियम लगा देंगे, उसके बाद बहिष्कोण से आई और आर का मान निकाल लेंगे। इसके बाद अल्फा बीटा गामा का मान निकालेंगे और अल्फा बीटा गामा का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यही 4 स्टेप है। सबसे पहले स्नेल का नियम, उसके बाद बहिष्कोण से आई और आर का मान, उसके बाद अल्फा बीटा गामा का मान और उसके बाद अल्फा बीटा गामा का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये 4 स्टेप आपको ध्यान रखना है और हमारा ये तैयार हो गया। अवतल गोलीय अपवर्तक सतह का बता दिए। अगले क्लास में, अगले वीडियो में उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।